एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम अपने इस वीडियो में जीआईसी लेक्चरर जिसमें 40 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के आने हैं, उसी से रिलेटेड ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए कंप्लीट वॉच करिए, जिससे आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो चलिए सॉल्व करते हैं आज के हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, पहला है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दूसरा है राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, तीसरा है सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य एंड चौथा है दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। निम्नलिखित में कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 3 व 4 ये तीनों जो है सही है। जो दूसरा ऑप्शन है यानी राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ये राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं होते हैं। बात करें राष्ट्रपति का चुनाव तो वो किस आर्टिकल में है, तो राष्ट्रपति के चुनाव का वर्णन आर्टिकल 54 में किया गया है तथा चुनाव से संबंधित जो रीतियां हैं उसका वर्णन आर्टिकल 55 में किया गया है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्यों का प्रावधान करता है, जिसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पांडिचेरी जो विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य होते हैं। दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कब शामिल किया गया, तो 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इनको भी राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल किया गया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर बने रहेंगे। ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह अपने पद पर बना रहेगा। एंड ऑप्शन नंबर डी है निर्वाचन मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 54 किस आर्टिकल 54 के तहत राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। इसमें संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। आपको ध्यान देना है कि इसमें सिर्फ विधानसभाओं के सदस्य या निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, विधान परिषद के इसमें जो है निर्वाचित या फिर किसी तरह के भी सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। तथा 70वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होंगे। इसमें से क्या है, जो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के अपूर्ण होने या किसी भी आधार पर राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो स्थगित नहीं किया जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कम से कम 50 निर्वाचकों के द्वारा। उपराष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के तहत भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कम से कम 50 निर्वाचकों का प्रस्तावक होना आवश्यक है तथा साथ ही कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए। ये 1997 से पूर्व प्रस्तावकों की संख्या कितनी थी, 10 थी, जो बढ़ाकर अब कितनी हो गई है, 50 हो गई है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह किससे संबंधित हो, यदि वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन यानी विधान परिषद का सदस्य हो। इस सिचुएशन में मुख्यमंत्री जो है मतदान करने का पात्र नहीं होता है।
अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानमंडल के उच्च सदन अर्थात विधान परिषद के सदस्य मतदान नहीं कर सकते हैं। यदि मुख्यमंत्री इस सदन का सदस्य है तो वह राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल की 1000 के गुणकों के बराबर होता है। वर्तमान स्थिति यानी 1997 में जनसंख्या से तात्पर्य किस वर्ष की जनगणना द्वारा यथा अभिनिश्चित जनसंख्या से है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1971 की जनगणना। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनसंख्या से आशय 1971 की जनगणना द्वारा अभिनिश्चित जनसंख्या से है। ऐसी वर्ष या फिर जो है ऐसा वर्ष 2000 तक के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा इसे 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया। कब तक? इसे 2026 तक के लिए निर्धारित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 55 के स्पष्टीकरण में इस बात का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 55 क्या है? राष्ट्रपति के चुनाव की रीतियों से संबंधित है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उसे भारत का जन्ममान नागरिक होना चाहिए। दूसरा है, उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए। तीसरा है, उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। निम्नलिखित कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। निम्नलिखित कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल बी सही है। यानी जो राष्ट्रपति है उसका जो न्यूनतम उम्र है वो कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन के रूप में देख लेते हैं कि अनुच्छेद 58A के अनुसार अनुच्छेद 58A के अनुसार जो राष्ट्रपति होता है वो भारत का नागरिक हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो भारत का ही जन्मा हो, उसे बस भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए और वो संसद का नहीं बल्कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ये किस आर्टिकल में बात की गई? तो ये आर्टिकल 58 में इसका प्रावधान किया गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये दोनों कथन यानी उसे भारत का जन्मा नागरिक ऐसा प्रावधान नहीं, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए तथा उसे लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए, ये दोनों गलत हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत उसे अपनी जो है सदस्यता छोड़नी होगी। संविधान के अनुच्छेद 59(1) के अनुसार यदि संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस समय में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में या उसने जिस समय राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से ही उसका जो पद है वो रिक्त समझा जाएगा। इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 57। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता निर्धारित करता है। अनुच्छेद के अनुसार या इस अनुच्छेद के अनुसार कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए भी उस पद के लिए पुनः निर्वाचित होने का पात्र रखता है। यानी आर्टिकल 57 में है कि आर्टिकल 57 में क्या है कि राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकता है। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद का या देश का राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद या आर्टिकल 55 ये राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित रीतियों या फिर राष्ट्रपति के निर्वाचन के रीतियों से संबंधित है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के राष्ट्रपति चुनाव में या भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद में क्या करते हैं, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। उस विवाद को किसे सौंपा जा सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को अनुच्छेद 71(1) के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया जो डिसीजन होगा वो अंतिम होगा। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति को। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 56(1) के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देता है। जो उपराष्ट्रपति का कर्तव्य है वो किसमें वर्णन किया गया? आर्टिकल 56(2) में। यानी आर्टिकल 56(1) में क्या कहा गया है कि जो भारत का राष्ट्रपति होगा वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करेगा और आर्टिकल 56(2) में यह बताया गया है कि उपराष्ट्रपति जो होगा उस त्यागपत्र को तुरंत लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संसद के किसी भी सदन द्वारा। महाभियोग की प्रक्रिया है यह प्रक्रिया अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अब बात करें महाभियोग की प्रक्रिया, इसका वर्णन आर्टिकल 61 में किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। राष्ट्रपति में महाभियोग का वर्णन आर्टिकल 61 में किया गया है। आर्टिकल 61 फर्स्ट के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद का कोई भी सदन, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, कहीं से भी स्टार्ट किया जा सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्त की दशा में रिक्त भरने के लिए निर्वाचन अवश्य हो जाना चाहिए। निर्वाचन अवश्य हो जाने चाहिए कितने दिन के अंदर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिक्त होने की तिथि से 6 माह के अंदर। किसी भी कंडीशन में जो राष्ट्रपति का पद है वो 6 माह से अधिक दिनों तक खाली नहीं होना चाहिए। किसी भी कंडीशन में 6 माह के अंदर निर्वाचन हो जाना चाहिए। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मृत्यु, त्यागपत्र या हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? तो उस पद का कार्यभार किसके द्वारा संभाला जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति के द्वारा। इसका प्रावधान आर्टिकल 65 में, इसका प्रावधान आर्टिकल 65 के अनुसार यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा तथा यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपस्थित नहीं रहेगा तो उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे या उनके न रहने पर, यानी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के उपस्थित रहने पर उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन किया जाएगा। बात करें राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम कब लाया गया था? तो राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 को लाया गया था। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए दो वक्तव्य हैं जिसमें कथन एक क्या है? कथन ए है, संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित रहती है। कारण आर है, कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। यानी संघ की कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित है, ये भी सही है, और कार्यपालिका है वो कार्यपालिका शक्ति सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है। ये दोनों कथन सही है लेकिन एक दूसरे का जो है ये कारण नहीं है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। यानी 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 74(1) एक परंतु जोड़ा गया, जिसके तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया। बात करें मंत्रिपरिषद, तो मंत्रिपरिषद का गठन अनुच्छेद 74 के तहत किया जाएगा या किया जाता है, तथा मंत्रिपरिषद का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है, और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। आर्टिकल 85(2) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, किंतु राष्ट्रपति की यह शक्ति अनुच्छेद 74(1) के अधीन है, अर्थात वह ऐसा केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर ही कर सकता है। बात करें जो आर्टिकल 74(1), तो इसमें क्या है? इसमें है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका नेता जो है प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद का नेता प्रधानमंत्री होता है। और बात करें प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद से संबंधित नियुक्ति या फिर उनके पदावधि, इनसे संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 75 है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर ही कार्य करता है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत यानी बुलाई जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति द्वारा। आर्टिकल 108 के तहत किसी विधेयक पर दोनों सदनों के मध्य गतिरोध की स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है। वहीं आर्टिकल 118(4) के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। यानी जो बैठक है, संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है या फिर किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तथा इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है, वह संसद का एक संगठक भाग है। ऑप्शन नंबर बी है, वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग ले सकता है। ऑप्शन नंबर सी है, प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित कर सकता है। एंड ऑप्शन नंबर डी है, वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग ले सकता है। ये वाला जो है राष्ट्रपति से संबंधित सही कथन नहीं है, तो यहाँ पे गलत कथन ही हमको चुनना है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 इसमें संसद का वर्णन किया गया है। अभी संसद का संगठन भाग है। इसके अंतर्गत जो संसद है वो लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति तीनों से मिलकर संसद का गठन होता है। यानी जो राष्ट्रपति होता है वो संसद का संगठक भाग होता है, ये कथन सही है। और ऑप्शन नंबर सी है, वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। किस आर्टिकल 108 के तहत, और इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। तथा आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है। ये तीनों जो है कथन सही है, परंतु जो राष्ट्रपति है वो दोनों सदनों में चर्चा में भाग नहीं लेता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था वह था भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पेप्सू विनियोग विधेयक के मामले में 1994 ईस्वी में या 1954 ईस्वी में 1954 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग किया था। जबकि 1986 ईस्वी में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। यानी
पॉकेट बीटों का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा 1986 ईस्वी में। किस विधेयक से संबंधित? तो भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक से जो संबंधित था। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद को दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 111। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करे या स्वीकृति को रोक ले अथवा विधेयक को पुनर्विचार हेतु सदनों को लौटा सकता है। यह राष्ट्रपति को शक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा दी गई थी? अनुच्छेद 111 के तहत। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विधेयकों पर स्वीकृति। विधेयकों पर स्वीकृति ये जो है राष्ट्रपति अनुच्छेद 111 के अनुसार ये स्वयं करता है। वहीं राजदूतों की नियुक्ति है, राज्यपाल द्वारा प्रेषित विधेयकों पर स्वीकृति, लोकसभा भंग करना, संविधान संशोधन, ये सारे जो हैं ये मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही करते हैं। जबकि जो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, विधेयकों पर स्वीकृति यह इसका स्वविवेक है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 सप्ताह। अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी किया जाता है तथा अनुच्छेद 123(2) के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद के सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के अंदर अनुमोदित होना चाहिए। अगर वो 6 सप्ताह के अंदर अनुमोदित नहीं होता है तो वो अध्यादेश स्वतः ही समाप्त समझा जाता है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? फर्स्ट है वित्त आयोग के अध्यक्ष, दूसरे हैं योजना आयोग के उपाध्यक्ष, तीसरे हैं संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री। तो नीचे दिए गए कोर्स से इस सही आंसर का चुनाव करना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 व 3, यानी वित्त आयोग के अध्यक्ष व संघ राज्य के क्षेत्र के जो है मुख्यमंत्री, इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वहीं जो योजना आयोग के अध्यक्ष ये उपाध्यक्ष हैं, इनकी नियुक्ति देश के प्रधानमंत्री के द्वारा या फिर प्रधानमंत्री के द्वारा योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 व 3। आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। तो किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 160 में। संविधान के अनुच्छेद 160 के तहत राष्ट्रपति आकस्मिक या असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 160 में यह उपबंध किया गया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है अध्यादेश का प्रख्यापन, ऑप्शन नंबर बी है उच्चतम न्यायालय से परामर्श, ऑप्शन नंबर सी है संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना एंड ऑप्शन नंबर डी है क्षमादान करना। ऑप्शन नंबर डी है क्षमादान करना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के सदनों को संदेश भेजना ये राष्ट्रपति की शक्ति नहीं बल्कि क्या है? अधिकार है। ये राष्ट्रपति का अधिकार है। वहीं आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी करना तथा आर्टिकल 143 के तहत उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना तथा आर्टिकल 72 के तहत क्षमादान करना, ये तीनों जो है राष्ट्रपति के शक्तियों से संबंधित हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह ऑप्शन नंबर ए क्षमादान करे, ऑप्शन नंबर बी है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, ऑप्शन नंबर सी है आपातकाल की घोषणा करे एंड ऑप्शन नंबर डी है अध्यादेश जारी करे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की शक्ति जो है यह राष्ट्रपति की नहीं है। अनुच्छेद 124
अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 124 के 24(4) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक साबित कदाचार या असमर्थता, यही दो आधार हैं हटाए जाने के लिए, संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले संख्याओं के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति के द्वारा उसे हटाए जाने का आदेश दे दिया जाता है। यानी जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनको ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य नहीं करते हैं। इनको एक कदाचार या फिर असमर्थता के द्वारा संसद के द्वारा हटाया जाता है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना। साधारण बिल को पुनः विचार हेतु लौटाना, लोकसभा को भंग करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, ये सारे कार्य जो हैं राष्ट्रपति के संवैधानिक विशेषाधिकार हैं। ये सारे कार्य जो है राष्ट्रपति के संवैधानिक विशेषाधिकार, वहीं वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु वापस नहीं किया जा सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कहाँ से थे? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है बिहार एंड ऑप्शन नंबर डी है तमिलनाडु। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार से। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वह संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका संबंध बिहार राज्य से था। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर ए है, राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। ऑप्शन नंबर सी है, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। एंड ऑप्शन नंबर डी है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि कहाँ से थे? बिहार से संबंधित थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है। संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बात करें दूसरे राष्ट्रपति तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरे राष्ट्रपति के रूप में जाकिर हुसैन, चौथे राष्ट्रपति के रूप में बीबी गिरी और पांचवें राष्ट्रपति के रूप में फखरुद्दीन अली। छठे राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। सातवें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे। आठवें थे आर वेंकटर रमन। नौवें थे शंकर दयाल शर्मा। 10वें कौन थे? आर के नारायण। 11वें थे एपीजे अब्दुल कलाम। 11वें कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम। 12वें थे प्रणब मुखर्जी। 13वें कौन थे? प्रतिभा देवी पाटिल। 14वें रामनाथ कोविंद। यानी प्रेजेंट टाइम में जो राष्ट्रपति कार्यरत है वो किस नंबर के हैं व्यक्ति के अनुसार? तो वो 14वें नंबर के हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था या फिर राष्ट्रपति भवन को किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एडविन लुटियंस के द्वारा। ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस द्वारा राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था। यह भवन भारत के राष्ट्रपति का सरकारी आवास है। यह 1950 तक या इसे 1950 तक वायसराय हाउस के नाम या वायसराय हाउस कहा जाता था। कब तक? वर्ष 1950 तक। 1950 के बाद इसे राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाने लगा। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य की शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर जो है मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? इसका यह क्वेश्चन हमने आपसे एज ए क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा था, जिसका राइट आंसर ज़्यादातर स्टूडेंट के द्वारा दिया गया है। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद
350 का के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 350 का में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकता है जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझे। यानी आर्टिकल 350 का सीधे सीधे क्या कहता है, जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा होगी वो मातृभाषा में होगी। आर्टिकल 350 यानी ये मातृभाषा को प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है। भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं को जो है भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। मूल रूप से इसमें केवल 14 भाषाएं थी, मूल रूप से केवल 14 भाषाएं थी, लेकिन 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली इन चार भाषाओं को इसमें शामिल किया गया तथा 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी इन 3 भाषाओं को तथा 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 को सिंधी को राजभाषा के रूप में इसमें शामिल किया गया है। किसको? सिंधी। मतलब राजभाषा में कुल 3 बार संशोधन हुआ है, 21वां संविधान संशोधन अधिनियम, 71वां संविधान संशोधन अधिनियम व 92वां संविधान। ये 3 संविधान संशोधन के द्वारा जो 14 मूल भाषाएं थी उस वो बढ़कर कितने हो गई हैं प्रेजेंट टाइम में? 22 भाषाएं कुल हो गई हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन नंबर बी है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। ऑप्शन नंबर सी है राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। एंड ऑप्शन नंबर डी है राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। फ्रेंड, जैसा कि आप लोग को पता है कि जो लास्ट क्वेश्चन होता है वो उसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।